सोचिए कि रात के ठीक 2:17 हो रहे हैं। खूब अंधेरा छाया हुआ है और सन्नाटा इतना गहरा है कि खुद की सांस की आवाज भी किसी शोर जैसी लगे। हाँ, मतलब बिल्कुल वो पिन ड्रॉप साइलेंस जिसे कहते हैं ना, वही। बिल्कुल। और तभी अचानक से एक फोन बजने लगता है। स्क्रीन पर लिखा आता है अननोन नंबर कॉलिंग। बाप रे। अब अगर ऐसी आधी नींद में कोई फोन उठाए तो दिमाग तो वैसे ही आधा नींद में होता है ना। हाँ, होश कहाँ रहता है उस वक्त। सही बात है। पर दूसरी तरफ से जो आवाज आती है वो किसी अनजान शख्स की नहीं होती। वो ठीक उसी इंसान की अपनी ही आवाज होती है। बाप रे, अपनी खुद की आवाज सुनना फोन पर। और वो आवाज कहती है कि ठीक 5 मिनट बाद उसकी मौत होने वाली है। आज हमारी इस चर्चा में यानी इस डीप डाइव में हम बिल्कुल ऐसी ही खौफनाक कहानी पर बात करने वाले हैं। जिसका नाम है द 2.17 AM पैराडॉक्स, है ना, या जिसे आखिरी कॉल भी कहा जाता है। हाँ जी, बिल्कुल। और मेरा मुख्य उद्देश्य आज यही है कि हम इस कहानी में छिपे उस टाइम लूप, मतलब उस समय के चक्रव्यूह और उस मनोवैज्ञानिक डर को समझें जिसमें इंसान का सामना खुद उसी से होता है। ये बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि डर जब बाहर से नहीं अंदर से आए तो वो और भी खतरनाक हो जाता है। सही कहा। मुझे तो इस शुरुआती माहौल को पढ़कर ना जादुई आईनों की याद आ गई, जैसे वो फन हाउस मिरर्स होते हैं ना मेले में। अच्छा, वो जिसमें शक्ल अजीब सी दिखती है। हाँ हाँ, वही। जब हम उसके सामने खड़े होते हैं तो दिमाग को पता होता है कि ये हमारी ही परछाई है, लेकिन वो इतनी डिस्टॉर्टेड और बदली हुई होती है कि एक पल के लिए खुद को ही देखकर डर लगने लगता है। बहुत ही बढ़िया एनालॉजी दी आपने। और इस कहानी में दरअसल उस फन हाउस मिरर से भी एक कदम आगे का मनोवैज्ञानिक खौफ है। वो कैसे? देखिए, अगर हम किसी ऑडियो फीडबैक लूप का उदाहरण लें, जैसे जब कोई माइक्रोफोन किसी स्पीकर के बहुत करीब आ जाता है, हाँ। तो क्या होता है, एक अजीब सी कान फाड़ देने वाली सीटी बजने लगती है ना। ओफ, हाँ, वो बहुत चुभने वाली आवाज होती है। बिल्कुल। और वो शोर लगातार बढ़ता चला जाता है। समझ ही नहीं आता कि आवाज शुरू कहां से हुई थी। तो ये जो द 2.17 AM पैराडॉक्स है ना, ये बिल्कुल उसी अनंत शोर की तरह है। यानी जिसका कोई अंत नहीं है। हाँ, ये सिर्फ कोई आम भूत प्रेत वाली कहानी नहीं है जहां कोई बाहरी खतरा हो। इस कहानी में एक इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई उसके खुद के ही अस्तित्व से है। और यही बात मुझे लगता है इस पूरी कहानी को एक बहुत ही अलग आयाम देती है। शुरुआत में जब वो मुख्य पात्र, जिसका नाम अमन है, वो कॉल उठाता है तो पहले थोड़ा सन्नाटा होता है। एकदम खामोशी। हाँ। और फिर एक बहुत ही धीमी सी कांपती हुई आवाज उसको सुनाई देती है जो कहती है भागो, और साथ ही एक वार्निंग मिलती है कि उसके पास सिर्फ 5 मिनट है। दिमाग तो वहीं सुन हो जाए किसी का। वही तो। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। उस कॉल के तुरंत बाद अमन के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद क्रीक करके खुलने लगता है। ओह माय गॉड, रात के 2:30 बजे दरवाजे का अपने आप खुलना। और फोन पर वो आवाज उस वक्त कहती है वो अंदर आ चुका है। सोचिए, आधी रात को खुद की ही आवाज ये बता रही है कि मौत कमरे में दाखिल हो चुकी है। कोई भी पैनिक कर जाएगा इस स्थिति में तो। लेकिन यहाँ मैं इंसानी दिमाग की एक बहुत ही अजीब सी आदत पर रुक करना चाहती हूँ। जब अमन घबराकर जल्दी से लाइट ऑन करता है और देखता है कि कमरा खाली है, दरवाजा बंद है, तो उसका दिमाग तुरंत इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये कोई प्रैंक है। अच्छा, दोस्तों का मजाक वाला एंगल। हाँ हाँ। तो मैं सोच रही थी कि जब सामने साक्षात मौत का डर लग रहा हो तो इंसान ऐसी बचकानी तसल्ली खुद को क्यों देने लगता है? ये कैसा रिएक्शन है? ये दरअसल दिमाग का एक बहुत ही जरूरी डिफेंस मैकेनिज्म है। आमतौर पर दिमाग सच्चाई को, खासकर किसी बहुत अचानक आए खतरे को प्रोसेस करने से इनकार कर देता है। मतलब झूठ बोलता है खुद से? एक तरह से हाँ। आम जिंदगी में भी अगर आप देखें, आधी रात को अगर किचन से बर्तन गिरने की आवाज आए तो कोई सीधा ये थोड़ी सोचता है कि कोई कातिल अंदर आ गया। हाँ, लोग तो यही सोचते हैं कि बिल्ली होगी या हवा से खिड़की बज गई होगी। एग्जैक्ट पॉइंट। इसे साइकोलॉजी में नॉर्मल सी बायस कहते हैं। दिमाग किसी असंभव खतरे को मानना ही नहीं चाहता, क्योंकि उसके पास उस पैनिक को संभालने का कोई फ्रेमवर्क नहीं होता उस वक्त। अच्छा, तो अमन का उसको प्रैंक सोचना कोई बेवकूफी नहीं थी? बिल्कुल नहीं। वो उसके दिमाग का एक डेस्परेट तरीका था ताकि उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से उस डर के मारे कोलैप्स ना हो जाए। एक लॉजिकल, भले ही झूठा, पर्दा डाल दिया दिमाग ने। लेकिन कहानी उस झूठे पर्दे को अगले ही पल बहुत बुरी तरह तोड़ देती है। हाँ, वो फोटो वाला सीन है ना। सही पकड़ा आपने। जब अमन खुद को समझा ही रहा होता है कि सब ठीक है, ठीक उसी वक्त उसके फोन पर एक फोटो आती है, उसी अननोन नंबर से। और उस फोटो में होता क्या है?
वो फोटो उसी के कमरे की होती है जिसमें अमन अपने बिस्तर पर सो रहा होता है। लेकिन उस फोटो का जो एंगल था ना, वो सबसे डरावना हिस्सा था। एंगल मतलब कहाँ से ली गई थी फोटो? वो बिल्कुल ऊपर से कमरे के एक अंधेरे कोने से ली गई थी, जैसे कि कोई पिछले कई घंटों से वहां अंधेरे में चुपचाप खड़ा होकर उसको सोते हुए घूर रहा हो। बाप रे, ये तो सच में रोंगटे खड़े करने वाला सीन है ना? और मेरी समझ से ये वो बिंदु है जहां से ये कहानी सिर्फ दिमागी डर से निकलकर एक भौतिक खतरे में यानी फिजिकल फियर में बदल जाती है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं आपसे। देखिए, एक आवाज या दरवाजे का खुलना, इन सबको तो दिमाग फिर भी हवा या भ्रम मान सकता है, पर एक फोटो का आना वो ठोस सबूत है। हाँ, उसको तो नहीं झुटलाया जा सकता। बिल्कुल। फोटो उस नॉर्मल-सी बायस को चकनाचूर कर देती है। और इसमें एक और गहरा मनोवैज्ञानिक तथ्य छिपा हुआ है जिसे सैंक्चुरी वायोलेशन कहते हैं। सैंक्चुरी वायोलेशन यानी पनाहगाह का भेदन? जी, किसी भी इंसान के लिए उसका बेडरूम उसकी सबसे आखिरी पनाह, सबसे सुरक्षित जगह होती है। वहां अगर किसी और की मौजूदगी महसूस हो, वो भी तब जब व्यक्ति नींद में हो, जो कि सबसे ज्यादा आरक्षित या वल्नरेबल स्थिति होती है किसी की भी। सही बात है। ऐसे में दिमाग पूरी तरह से झकझोर उठता है। अब वो डर सिर्फ उसके ख्यालों में नहीं था, वो फिजिकल रियलिटी बनकर ठीक उसके सामने खड़ा था। और इसके बाद जो चक्रव्यूह शुरू होता है ना, वो किसी को भी पागल कर देने के लिए काफी है। घबराकर अमन फोन पर पूछता है, तुम कौन हो? और जवाब आता है, मैं तुम हूं। हाँ, पर अमन तो इसको मजाक ही मानता रहता है। तब वो आवाज एक बहुत ही ठंडे और गंभीर स्वर में कहती है कि मैं 5 मिनट आगे का तुम हूं और मैं मरने वाला हूं। ये ट्विस्ट सच में दिमाग हिला देता है। मुझे सच कहूं तो इस कॉन्सेप्ट ने पूरी तरह से उलझा दिया था। मैं बस यही सोच रही थी कि अगर भविष्य का अमन जो मौत के मुंह में खड़ा है, वो वर्तमान के अमन को कॉल कर रहा है, तो क्या वो उसे बचा रहा है, या फिर ये आखिरी कॉल ही उस मौत की तरफ बढ़ने की शुरुआत है? यही तो इस पूरी पड़ताल का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक पेच है। इस लूप को ना फिजिक्स और साईफाई की भाषा में बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहा जाता है। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, थोड़ा आसान शब्दों में बताइए ना। हाँ, देखिए, इस पैराडॉक्स में होता यह है कि कारण और प्रभाव यानी कॉज और इफेक्ट वो आपस में इतना उलझ जाते हैं कि पता ही नहीं चलता शुरुआत कहाँ से हुई थी। अच्छा, जैसे मुर्गी और अंडे वाली बात। एकदम वैसा ही। मान लीजिए किसी इंसान को अपने ही भविष्य से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें एक टाइम मशीन बनाने का नक्शा है। वो इंसान उस नक्शे को देखकर मशीन बनाता है, टाइम ट्रैवल करता है और वही चिट्ठी पास्ट में जाकर खुद को दे आता है। ओह, तो सवाल ये है कि उस चिट्ठी को आखिर पहली बार किसने लिखा था? हाँ, उसका ओरिजिन तो गायब ही हो गया ना। दोनों ने एक दूसरे की चिट्ठी कॉपी कर ली बस। वही तो मुद्दा है यहाँ पर। इसका मतलब अमन की स्थिति में भी ठीक यही हो रहा है। बिल्कुल। यहाँ सबसे बड़ी दुविधा यह है कि भविष्य की वो चेतावनी ही वर्तमान में उस खतरे को पैदा कर रही है। सोचिए, अगर वो आधी रात वाली कॉल आती ही नहीं तो क्या अमन की नींद खुलती? नहीं खुलती, वो तो आराम से सोता रहता। और क्या वो उठकर घबराकर अपने ही कमरे में उन घटनाओं का हिस्सा बनता जो उसे आगे मौत के करीब ले जा रही हैं? नहीं ना। बाप रे, मतलब चेतावनी खुद ही उस डर को जन्म दे रही है जिससे बचने के लिए वो कॉल की गई थी। ये कॉज़ैलिटी का बहुत भयानक लूप है। और इस दबाव को और बढ़ाने के लिए ना कहानी में वक्त का एक और डरा देने वाला पहलू जोड़ दिया गया है। हाँ, वो जब भविष्य वाला अमन कहता है कि वो मरने वाला है क्योंकि कातिल उसके ठीक पीछे खड़ा है, पर जब वर्तमान वाला अमन घबराकर पीछे मुड़ता है तो वहां कमरे में कोई नहीं होता। और तब आवाज हंसते हुए क्या कहती है? आवाज कहती है, अभी नहीं, लेकिन 3 मिनट बाद होगा। और स्क्रीन पर ना 3 मिनट का एक उल्टा टाइमर शुरू हो जाता है। टिक टिक टिक। दिमाग तो वहीं पैरालाइज हो जाता है। ये जो उल्टा टाइमर है ना, ये दिमाग से उसका इल्यूजन ऑफ कंट्रोल छीन लेता है। इल्यूजन ऑफ कंट्रोल मतलब कंट्रोल होने का भ्रम। हाँ, जब हमारे पास वक्त होता है तो हमारा दिमाग ऑप्शन सोचता है, लॉजिक लगाता है कि चलो ये करते हैं या वो करते हैं। लेकिन जब सामने एक उल्टा टाइमर चल रहा हो तब दिमाग का जो रैशनल हिस्सा होता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, वो काम करना बंद कर देता है। ओह, तो लॉजिक वैसे ही खत्म हो गया। बिल्कुल। और पूरा कंट्रोल चला जाता है अमिगडाला के हाथ में। अमिगडाला हमारे फियर रिस्पॉन्स यानी फाइट और फ्लाइट मोड को कंट्रोल करता है। तो टाइमर उस स्थिति को पैनिक अटैक में बदल देता है। एकदम। टाइमर समय को एक हथियार बना देता है। हर घटता हुआ सेकंड ये याद दिलाता है कि मौत और करीब आ गई है और तुम कुछ नहीं कर सकते। एक हेल्पलेसनेस की फीलिंग आती है। और जैसे जैसे समय की रफ्तार आगे बढ़ती है,
कहानी एक ऐसे हिस्से पे आती है जो शायद दिमाग का सबसे मुश्किल इम्तिहान है, एक अल्टीमेट डिलेमा। वो जब दरवाजे पर दस्तक होती है ना। हाँ, फोन पर भविष्य वाला अमन बहुत घबराई हुई आवाज में चेतावनी देता है कि देखो, दरवाजा मत खोलना। और ठीक उसी वक्त कमरे के मुख्य दरवाजे पर बहुत जोर से थक 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 करके दस्तक होती है। ये सुनकर तो किसी की भी सांसें अटक जाएंगी। अंदर अमन डरी हुई हालत में खड़ा है और बाहर से आवाज आती है, मैं हूं, दरवाजा खोलो। और सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात पता है क्या थी? बाहर वाले की आवाज ठीक अमन जैसी ही होती है। ये तो मनोवैज्ञानिक आतंक का शिखर है। इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। कॉग्निटिव डिसोनेंस, ये क्या होता है? जब दिमाग के सामने दो ऐसी सच्चाइयां रखती जाएं जो एक दूसरे के बिल्कुल विरोध में हो, तो दिमाग उन्हें प्रोसेस ही नहीं कर पाता। जैसे कि फोन पर कोई कह रहा है कि वो अमन है और दरवाजे पर भी कोई अमन बनकर खड़ा है। हाँ, फोन वाली आवाज चिल्ला रही है कि मैं असली हूं, दरवाजा मत खोलना। और दरवाजे के बाहर वाली आवाज ठीक वही बात कह रही है कि मैं असली हूं और अगर दरवाजा नहीं खोला तो वो अंदर आ जाएगा। दिमाग के सारे तार आपस में शॉर्ट सर्किट होने लगते हैं। क्योंकि दोनों आवाजें बिल्कुल पहचानी हुई हैं, खुद उसी की अपनी है। सही कहा आपने। इस दृश्य को पढ़कर ना मेरे दिमाग में एक पुरानी पहेली घूम गई थी। वो जो 2 गार्ड्स वाली पहेली होती है, शायद आपने सुनी हो। जिसमें 2 दरवाजे होते हैं और एक सच बोलता है और एक झूठ। बिल्कुल वही। उस पहेली में लोग बड़ी आसानी से लॉजिक लगाते हैं और सच्चाई तक पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ उस पहेली का एक बड़ा ही डार्क और ट्विस्टेड वर्जन चल रहा है। यहाँ 2 अलग पहरेदार तो हैं ही नहीं, दोनों दरवाजों पर उसकी अपनी ही आवाज है। और मजाक की बात यह है कि दाव पर कोई इनाम नहीं, इंसान की जान लगी है। वही तो। अब कैसे तय किया जाए कि इन दोनों खुद की आवाजों में से किसका भरोसा करें और किसका नहीं? पर उस पहेली और इस स्थिति में एक बहुत बड़ा अंतर है। उस पहेली में इंसान के पास सोचने का वक्त होता है और शांति होती है। यहाँ तो टाइमर लगा हुआ था। हाँ, स्क्रीन पर वक्त बचा था सिर्फ 29 सेकंड। ऐसे एक्सट्रीम ब्लड प्रेशर और पसीने में पूरी तरह भीगी स्थिति में दिमाग लॉजिक लगा ही नहीं सकता, उसे बस बचना होता है। तो वो क्या करता है ऐसे में? ऐसे असहनीय दबाव में इंसान हमेशा वो रास्ता चुनता है जिसमें तुरंत आराम मिले, इमीडिएट रिलीफ चाहिए होता है। और यही वजह थी कि उस भयानक कंफ्यूजन में अमन किसी एक आवाज को चुनने के बजाय पूरे सिस्टम को ही शट डाउन करने का सोचता है। वो फोन ही काट देता है। अच्छा, मतलब वो उस शोर को बंद कर देता है जो उसके दिमाग के अंदर तहलका मचा रहा था। हाँ, उसने डायरेक्टली सोर्स को ही काट दिया। और उसके कॉल डिस्कनेक्ट करते ही एकदम से कमरे में खामोशी छा जाती है। वो 3 मिनट वाला जो टाइमर था ना, वो भी वहीं रुक जाता है और दरवाजे पर जो दस्तक हो रही थी वो भी बंद हो जाती है। एक ऐसी शांति जो तूफान आने के ठीक बाद मिलती है। हाँ, उसको लगता है कि जैसे सब ठीक हो गया। अमन जमीन पर बैठ जाता है और एक गहरी सांस लेकर खुद से कहता है, सब खत्म। पर हम सब जानते हैं कि डरावनी कहानियों में ऐसी शांति सिर्फ एक छलावा होती है। सच्ची में ये कहानी का सबसे बड़ा धोखा था। घबराहट के बाद आने वाली अचानक शांति अक्सर उसी दिमाग की उपज होती है जिसने खुद ही अपनी तबाही का रास्ता खोल दिया हो। जैसे ही अमन को लगता है कि उसने कंट्रोल वापस पा लिया है, उसकी ठीक पीछे से आवाज आती है, गलत फैसला। बाप रे, ये सुन के ही डर लग रहा है। और इसके बाद का दृश्य इतना टेरिफाइंग है कि किसी की भी रातों की नींद उड़ जाए। जैसे ही अमन घबराकर धीरे धीरे पीछे मुड़ता है तो उसकी चीख निकल जाती है, क्योंकि ठीक उसके सामने एक दूसरा अमन खड़ा होता है। हाँ, पर उसका रूप किसी जिंदा इंसान जैसा लग ही नहीं रहा था। उस दूसरे अमन का चेहरा पूरी तरह से फटा हुआ था, जैसे किसी भयानक मानसिक यंत्रणा ने उसका रूप बिगाड़ दिया हो। ओ, कितना डिस्टर्बिंग है ये सोचना भी। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, कोयले जैसी, जिनमें कोई रोशनी नहीं थी। और सबसे डरावनी बात, उसके हाथ में खुद अमन का ही फोन था। ये इस डिफॉर्म रूप को, उस काली आंखों वाले अमन को समझना काफी जरूरी है यहाँ पर। ये दरअसल कोई भूत या प्रेत नहीं था। तो फिर वो क्या था? वो उसी अनंत चक्रव्यूह का एक प्रतीक था। वो टाइम लूप था जिसमें अमन फंस चुका था। वो फटा हुआ चेहरा इस बात का भौतिक सबूत था कि समय के इस दुष्चक्र में वो इंसान ना जाने कितनी बार गुजरा होगा। अच्छा, मतलब वो बहुत सारे लूप्स का एक कलेक्टिव रूप बन चुका था। हाँ, कितनी बार उसने वही गलतियां दोहराई होंगी और हर लूप के साथ उसका थोड़ा थोड़ा अस्तित्व खत्म होता चला गया, जिससे उसका चेहरा ऐसा विकृत हो गया। तभी वो कहता है ना कि तुमने गलत अमन पर भरोसा किया। और उसके आगे उसने जो शब्द कहे ना, उसने मेरे दिमाग की नसें ही हिला दी थीं। उसने कहा, अब तुम कॉल करोगे।
और ठीक उसी वक्त दोबारा रात के 2:17 का टाइम होता है और एक नया फोन बजने लगता है, अननोन नंबर कॉलिंग। साइकिल वापस वहीं से शुरू। मुझे यहाँ उस फैसले को लेकर अभी भी डाउट हो रहा है। मैं सोच रही थी कि क्या सच में अमन का फोन काटना एक गलत फैसला था। आपको क्या लगता है? सोचिए ना, अगर वो फोन नहीं काटता और दरवाजा खोल देता तो क्या वो सच में सबसे बच जाता, या फिर दरवाजा बंद करके फोन वाली उस घबराई आवाज की बातें सुनता रहता तो क्या ये टाइम लूप टूट जाता? ये काफी अच्छा सवाल है, पर मेरा मानना है कि ऐसी स्थितियों में जहां इंसान फ्री विल या आजाद इच्छा का सिर्फ एक भ्रम पाल रहा होता है, वहां कोई भी फैसला नतीजे को बदल ही नहीं सकता। यानी हर रास्ता आगे जाकर वही खुलने वाला था। बिल्कुल। उस पैनिक में लिया गया उसका हर एक कदम उस काली आंखों वाले राक्षस को पैदा करने की एक कड़ी था। फैसला कोई भी होता, लूप ठीक उसी मोड़ पर आके खत्म होता और फिर से शुरू हो जाता। तो इसका मतलब बचने का कोई रास्ता था ही नहीं उसके पास। यही तो इस कहानी का सबसे बड़ा डर है ना। हम मौत से डरते हैं ना, लेकिन मौत तो सिर्फ एक बार आती है, एक पल का दर्द और फिर हमेशा के लिए शांति। हाँ, मौत का डर तो कुछ ही पल का होता है। पर द 2.17 AM पैराडॉक्स में डर मौत का है ही नहीं। असली डर तो उस ना खत्म होने वाले लूप में फंस जाना है, जहां भागने का कोई भी दरवाजा नहीं है। और इंसान को हमेशा अपनी ही गलती और अपनी ही लाचारी का सामना बार बार करना पड़ेगा। सही कहा। कहानी ठीक जहां से शुरू हुई थी वहीं पर अपना एक चक्कर पूरा कर लेती है। जो अमन वर्तमान में डरी हुई सांसें ले रहा था, वो अचानक से वो डर बन जाता है जिससे वो खुद आगे जाके बचने की कोशिश कर रहा था। बाप रे, अब वो खुद स्टॉकर बन चुका है। बिल्कुल। अब उसे उस अंधेरे कोने में छुप के खड़े होना है, ठीक 5 मिनट पहले सोते हुए उस पास्ट वाले अमन की फोटो लेनी है और उसको अननोन नंबर से कॉल करके वही सारी चेतावनियां देनी है जिनके डर से वो इस स्थिति तक पहुंचा। एक इंसान खुद ही अपना आतंकी बन गया है और खुद ही अपना शिकार। इससे बड़ी हेल्पलेसनेस क्या होगी दुनिया में कि कोई खुद को ही ऐसे बर्बाद करने पर मजबूर हो जाए। वाकई दुनिया का सबसे खौफनाक हिस्सा हमारे अपने ही दिमाग के अंदर छुपा होता है। सच में मुझे लगता है ये कहानी इन आम भूत वाली या पुरानी हवेलियों वाली कहानियों को ना बहुत पीछे छोड़ देती है। अगर हम इस पूरे मनोवैज्ञानिक सफर पर एक साथ गौर करें तो ये एक इंसान के अंदर बैठे डर का सबसे साफ आईना है। हाँ, और वो आईना सिर्फ धोखा दिखाता है। एक ऐसा मानसिक जाल जिसमें इंसान खुद ही फंसता चला जाता है और फिर पता चलता है कि इस जाल के धागे किसी भूत ने नहीं, खुद उसने बुने हैं। समय और दिमाग का ये आपस में उलझा हुआ जो चक्रव्यूह है, ये ना सिर्फ एक लाजवाब थ्रिलर का उदाहरण है बल्कि हमारे फ्री विल पर भी एक सवाल उठाया जाता है। पूर्ण रूप से उठाता है। हम अपनी जिंदगी में क्या सोचते हैं कि हमारे पास चॉइसेस हैं, चुनाव है ना? पर जब मनोविज्ञान और समय यानी साइकोलॉजी और टाइम एक ऐसी स्थिति में आकर टकराते हैं तो दिमाग के सारे रूल टूट जाते हैं। और इंसान तब सबसे ज्यादा कमजोर महसूस करता है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि दुनिया में उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं आने वाला, वो खतरा किसी और वक्त का डर से भरा हुआ खुद उसका ही अपना अस्तित्व है। इस समय के जेल में कोई दरवाजा बाहर नहीं खुलता, हर दरवाजा घूम के खुद ही के अंदर की तरफ खुल जाता है। एग्जैक्टली कहा की नसें खोल देने वाला था। एक ऐसी स्थिति जहां खुद की परछाइयां खुद पर ही हावी हो जाएं। लेकिन इस चर्चा को आज यहां समेटने से ठीक पहले जब मैं इस पैराडॉक्स के बारे में सोच रही थी तो मेरे दिमाग में एक ऐसी चिंगारी उठी है जो मुझे थोड़ा अशांत कर रही है। अच्छा, ऐसी क्या अशांत करने वाली बात आ गई दिमाग में? देखिए, हमने पूरे वक्त एक टाइम लूप की बात की है ना, कि कैसे फोन के पीछे वाला अमन और कमरे के अंदर वाला अमन दोनों एक ही हैं। हाँ, लूप तो वैसे ही बनेगा जब दोनों एक होंगे। पर सोचिए, अगर ये लूप हमेशा ठीक रात के 2:17 पर ही शुरू होता है और इसमें हमेशा 2 अमन आमने सामने आते हैं, तो उस तीसरे अमन का आखिर क्या हुआ जो उस वक्त ठीक दरवाजे के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से दस्तक दे रहा था? ओह, वेट। हमने उस अमन की मानसिक स्थिति को तो पूरा समझ लिया जो कमरे में डर के मारे थर्रा रहा था, और हम उस स्टॉकर अमन को भी पहचान गए जो डिफॉर्म्ड चेहरे के साथ पीछे अंधेरे में खड़ा था। पर वो दरवाजे के बाहर वाला अमन आखिर कौन है? ये तो सच में एक बहुत ही डरावना विचार है। क्या वो भी किसी पिछले या बहुत ही पुराने लूप का कोई टूटा हुआ हिस्सा है जो दरवाजे की उस पार से शायद सच में मदद के लिए रो रहा था, जिसे लगता था कि अगर वो अंदर घुस जाएगा तो शायद ये लूप टूट जाएगा? बाप रे, इस विचार ने तो पूरी कहानी की परिधि को ही दूर तक फैला दिया। देखिए, अगर दरवाजे के बाहर वाला अमन भी उसी का एक हिस्सा है तो इसका मतलब ये लूप बस 2 डायमेंशनल नहीं है। 2 डायमेंशनल नहीं है? नहीं,
क्योंकि यहाँ सिर्फ आगे और पीछे का वक्त यानी पास्ट और फ्यूचर आपस में नहीं टकरा रहे हैं। ये दिखाता है कि शायद एक साथ ऐसी कई पैरेलल रियलिटीज या समांतर दुनिया चल रही हैं और उस बंद दरवाजे ने शायद उस तीसरी रियलिटी को इस रूम में आने से रोक रखा था। बिल्कुल यही लग रहा है मुझे भी। तो क्या ऐसी कोई भी रियलिटी हो सकती है किसी मल्टीवर्सल फोल्ड में, जहां पर वो दरवाजा किसी वक्त खुल जाए और एक ही वक्त में एक ही कमरे के अंदर ये तीनों अमन, मतलब एक फोन के पीछे वाला अमन, दूसरा कमरे के बीच खड़ा हुआ घबराया अमन और तीसरा दरवाजे के बाहर वाला अमन, तीनों एक साथ एक दूसरे को देख लें? सुनकर ही रोंगटे खड़े हो गए। ये ख्याल तो दिमाग को सुन कर देता है। ये बिल्कुल वही बात हो गई कि किसी दिन आप एक फन हाउस आईने के सामने खड़े हो और आईने के अंदर से सिर्फ एक नहीं बल्कि बहुत सारी परछाइयां बाहर निकल कर आ जाए और हर एक परछाई यही बोल रही हो कि वही असली इंसान है, और कोई पहचान ही ना पाए कि कौन सच कह रहा है। आखिर इंसान किस किस से भागेगा जब हर दिशा में हर दरवाजे पर पहरा देने वाला दुश्मन खुद उसी का चेहरा पहने हुए हो। ये सच में समय और इंसानी दिमाग का सबसे भयानक पैराडॉक्स है। खैर, उम्मीद है ये डीप डाइव आप सबको उतनी ही दिलचस्प लगी होगी जितनी हमें इस पर चर्चा करने में आई।